हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है जिसमें हम कर रहे हैं भारत का भूगोल। तो आज हम करेंगे गाइज चैप्टर नंबर 13 जो कि है कृषि। और गाइज एक बात बतानी थी, अभी थोड़ी सी लाइट का इशू, लाइट का नहीं कह सकते एक्चुअली, थोड़ा एसी का इशू चल रहा है गाइज। तो उसकी वजह से मैं कैमरा ऑन अभी नहीं कर पा रही हूँ। प्लस क्या कहते हैं, थोड़ा सा फ़ैन की नॉइज़ की वजह से ना वीडियो भी सही से अभी नहीं बन पा रही है दोस्तों। चलिए, ये थोड़ा इशू है, अभी 1-2 दिन में सही हो जाएगा। उसके बाद जो है पहले की तरह वीडियोस आएंगी जल्दी जल्दी। अभी गाइस थोड़ा वीडियो भी इसीलिए मैं नहीं ला पा रही हूँ सही से। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएंगी गाइस। चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना जो बुक है उसको। तो कई स्टूडेंट ने कहा कि मैम एक से ज़्यादा वीडियो डाला करो। तो दोस्तों अभी अभी ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैं इसे कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, अभी बस 1-2 दिन से थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए मैं कैमरा भी देखिए ऑन नहीं कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा जो सिलेबस है उसको देख लीजिए। तो हमने चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया गाइस। हमने कोई भी अभी तक चैप्टर को स्किप नहीं किया। और एक और चीज़ है, जहाँ 1-2 बुक मैंने करवाई है उसमें मैंने कुछ चैप्टर को क्या किया, कुछ चैप्टर्स को जो स्किप किया है। तो गाइस एक चीज़ है, मेरी एक वीडियो है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैंने कोई चैप्टर को स्किप किया भी है दोस्तों, तो उससे कितने क्वेश्चन आए हैं अभी तक पिछले 20 सालों में। ठीक है, तो अभी मैंने किए हैं, फिजिक्स में कुछ चैप्टर स्किप किए हैं और कुछ प्राचीन भारत में भी किए हैं, आधुनिक भारत में भी किए हैं। तो गाइस उसमें वो चैप्टर्स की या तो इतनी वैल्यू नहीं रही होगी इसलिए करे हैं, या क्या है उसकी, अगर है ऐसा बच्चों ने कहा है, मैं उन्हें पीडीएफ सेंड कर दूंगी अगर मैं वीडियो नहीं बना पाई तो उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। हालांकि मेरा एक वीडियो है जिसमें सारा टोटल सिलेबस का ही वीडियो है वो, कि जो अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट कैसे करें, उसमें क्या सिलेबस है, डीप सिलेबस, मतलब मैंने पूरे के पूरे टॉपिक्स के थ्रू दे रखा है गाइस। तो आप उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। और उसमें ये भी दे रखा है कि पिछले 20 सालों में किस टॉपिक से कितने वीडियो, मतलब कितने क्वेश्चन आए हैं। तो गाइस वो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझना कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, किससे कितना क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो गाइस चलिए यहाँ पे बात खत्म करते हैं और देखते हैं अपना सिलेबस। तो हम ये सारा कुछ कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर, जो आज हम करेंगे गाइज वो है चैप्टर नंबर 13 जो कि है कृषि। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें और कितने चैप्टर्स हैं। गाइज सारे करवाने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। हाँ, एक है कि मुझसे अधिकतर सारी बुक्स के विविध जरूर छूटते हैं। तो गाइज इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं और कुछ 150-200 क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ये होगा तो मैं इसकी एक बस ऐसे वीडियो बना दूंगी, उस सारे क्वेश्चन जो दिखा दिया करूँगी मैं। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है ही नहीं दोस्तों। इसमें अनाप शनाप, मतलब जो भी चैप्टर्स में नहीं होता है या जो भी जहाँ से इधर उधर से उठा के क्या करते हैं, बचा कुचा सारा इसमें डाल देते हैं, जितने भी क्वेश्चन बचते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कृषि। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था में कृषि की एक अहम भूमिका है। गैस हम अगर देखें तो हम अभी भी कहते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो भारत की आर्थिक समीक्षा 17-18 यानी कि 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का जो 49% जो मतलब इंसान है, जो 49% जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र से ही रोजगार को प्राप्त करती है। और 2018-19 में अगर हम देखें तो ये जीवीए का कितना हिस्सा आता है कृषि से, आपका आता है 16.1%। मतलब जनसंख्या 49% लगी है, लेकिन जीवीए में हिस्सा कितना है वो काफ़ी कम है, यानी कि 16% है, 16.1% है। अब लिखा है देश में कृषि जो है आपका, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो गाइस 1960 में बना था। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि जो विश्वविद्यालय, यानी कि यूपीई, सॉरी गाइस, तो यूपीएयू के रूप में इसका उद्घाटन कहाँ, पंतनगर उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश। मतलब उस वक्त ये जो उत्तराखंड था गाइस क्या था, उत्तर प्रदेश था। तो ये कहाँ पे गाइस, उत्तराखंड में एक जिला आता है आपका उधम सिंह नगर, वहाँ पे है पंतनगर एक जगह है, वहाँ पे आपको ये जो विश्वविद्यालय खोला गया था, कृषि से रिलेटेड पहला विश्वविद्यालय था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब बदल दिया गया है और गाइस उसका नाम हो गया गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो गाइस ये है उत्तराखंड में, यानी कि जहाँ मैं रहती हूँ उसके बहुत ही पास, मतलब 1-2 किलोमीटर ही दूर है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और नेशनल ब्यूरो ऑफ क्या, सॉइल सर्वे, मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार
भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, यानी कि जो आपका है इकोलॉजी मतलब एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र। ठीक है, तो ये याद रखिएगा गाइस, 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र और 60 जो है उप क्षेत्र में विभाजित किया गया, और इसका वर्गीकरण मिट्टी और जो जलवायु प्रकार है और प्राकृतिक भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं उसके आधार पर किया गया है। ठीक है, कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है और भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ की कैसी हैं, उसके आधार पर इसे 20 और 60 में विभाजित किया गया है। और इसके बाद लिखा है भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक जो है आपकी MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, भारतीय कृषि का इतिहास MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। तो इनका जो पूरा नाम क्या है, मोहिंदर सिंह रंधावा है। तो हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक और बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। ठीक है, तो गाइस किसके कारण, हरित क्रांति, यानी कि कृषि में हरित क्रांति का जो है भारत में बहुत बड़ा रोल रहा है। अब इसमें लिखा है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के मानकों के अनुसार लिखा है खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार के समय 14% तक ही, ठीक है, भंडार के समय 14% तक ही सापेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है, कितनी, देखिए आर्द्रता और जलवायु, आर्द्रता और टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हर एक का कुछ आर्द्रता और हर चीज़ के लिए कुछ आर्द्रता कुछ टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ जो सापेक्षित आर्द्रता है वो गाइस कितनी होनी चाहिए, 14% होनी चाहिए। तो कृषि में युग्म पैदावार यानी कि जो है डबल क्रॉपिंग के का जो है आशय, यानी कि इसका मतलब होता है 2 या 2 से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। ठीक है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं एक फसल वर्ष में आप एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे हमने गेहूँ उगा दिया, गेहूँ के बाद हमने चावल लगा दिया, चावल के बाद हमने कुछ और लगा दिया, तो 2 या 2 से एक फसल वर्ष में पूरा। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि एक ही साथ एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना, क्या इसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, यानी कि अंतर फसली बोलते हैं। अब देखिए मिश्रित खेती से क्या तात्पर्य है, देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके की मतलब तरीका बताया गया है। जैसे एक हो गया अंतर फसली, ठीक है, 1, 2 या 2 से अधिक फसल उगाना। ठीक है, एक हो गया मिश्रित खेती, फिर एक ठीक है, मिश्रित खेती में क्या होता है गाइस, इसमें फसलों के उत्पादन के साथ, देखिए आप फसलों का भी उत्पादन कर रहे हैं और पशुपालन को बढ़ावा देने से है। मतलब आप मिश्रित खेती का मतलब 2 चीज़, आप फसलों मिश्रित खेती में क्या होता है, देखिए पशुपालन भी गाइस खेती में ही आता है। ठीक है, पहले नहीं आता था, बट अब हमने पशुपालन को भी खेती में ही इंक्लूड कर दिया है, मतलब कृषि में ही इंक्लूड कर दिया है। तो आप फसल भी उगा रहे हैं और साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं, यानी कि ये होती है मिश्रित खेती। ठीक है, जैसे ही मिश्रित खेती बोले तो उसमें प्लस में पशुपालन लिख दीजिए। तो जिससे खेती से जो शेष बचे समय में पशुपालन करके क्या है, किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ये भी आया था कि किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना। तो ये भी एक तरीका है, मतलब अगर आप लिखना चाहें डिस्क्रिप्टिव, जब आप पेपर देते हैं मेंस का, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो किसानों की आय को दोगुना करने का तरीका एक ये भी है मिश्रित खेती। मतलब पहले लोग पशुपालन को खेती में नहीं, लेकिन अब क्या है उसके साथ ये भी करेंगे तो आय में वृद्धि होगी। ठीक है, अब लिखा है भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में क्या है पंजाब राज्य जो है अग्रणी है। मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता था ना, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो करते हैं पंजाब राज्य में। अब लिखा है सिक्किम जो है पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ का अधिकांश भूभाग जो है जंगल से घिरा हुआ है, और इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग पे क्या होती है, कृषि होती है। मतलब अधिकतर जो है कृषि सिक्किम का भाग क्या है, वहाँ पे वन मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर होती है, ये अच्छी खासी वर्षा है, कहीं कम नहीं है। तो इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा मुख्य अन्न उत्पादक राज्यों में आते हैं। मतलब अगर आप कहें कि अन्न में सबसे ज़्यादा जो किस राज्य में अन्न उगाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश आता है, पंजाब होता है, हरियाणा होता है। फिर देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो अंशदान है ना गाइस सबसे ज़्यादा है। तो आप और हम कहाँ से हैं गाइस, उत्तर प्रदेश से। अब गाइस आप लोग मेरे मुँह से सुनते होंगे कि मैं उत्तराखंड से भी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से भी। तो गाइस उत्तराखंड में मेरा मायका है और उत्तर प्रदेश में मेरा ससुराल है, इसलिए मैं जहाँ और मैं बहुत ही पास है दोनों, यहाँ बरेली और यहाँ आपका उधम सिंह नगर आता है, रुद्रपुर नियर नैनीताल। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों का नाम लेती रहती हूँ हमेशा, जहाँ दोनों आ जाते हैं तो मैं दोनों से ही हूँ। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा अंशदान, मतलब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश
में होता है। ठीक है, भारत में 2014-15 के कृषि मंत्रालय के नवीकरणीय आंकड़ों के अनुसार क्या होता है, जो शुद्ध बुआई क्षेत्र है गाइस वो कितना है 46.02% है। ठीक है, और वन क्षेत्र कितना है आपका 23.30% है, और अन्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 30.66% है। तो अब लिखा है यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्या है डेटा है, इसको आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद लिखा है विश्व के शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चावल की कृषि का लगभग कितना, देखिए पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो भारत कितना उगाता है चावल 32.7%। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में से लगभग 33.7% भाग पर क्या है चावल की कृषि करी जाती है। यानी कि अगर आप पूरा का पूरा यूं करके ऐसे भारत बनाते हैं, ठीक है गाइस, और भारत में कहो कि यार हर जगह जहाँ जहाँ भी खेती होती है सारा मिला लो, तो उसमें 33.7% पे हम सिर्फ और सिर्फ किसकी खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं। फिर उसके बाद लिखा है कि वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के आधार पर क्या होता है, भारत में सर्वाधिक उर्वरक, मतलब अब देखिए फर्टिलाइजर्स भी हम यूज़ करते हैं गाइस, क्या होता है कहीं पोटेशियम की कमी होती है, कहीं हमारे पास पोटेशियम, कहीं नाइट्रोजन, कहीं आपके पास फॉस्फोरस की कमी होती है। ठीक है, आपकी मिट्टी में, तो गाइस हम क्या करते हैं उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, उसको पूरा करने के लिए उर्वरक का यूज़ करते हैं। तो जो सबसे मेन जो 3 उर्वरक होते हैं ना गाइस, वो यही होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाले और हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा कमी इन्हीं की है। ठीक है, तो जो आपका सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाला जो 5 राज्य हैं, मतलब ये भी है कि हर राज्य एक बराबर भी उर्वरक उपभोग नहीं करता है, कुछ बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ थोड़ा कम, कुछ बहुत कम। ठीक है, तो गाइस देखिए सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश का नाम। देन सेकंड नंबर पे लिखा है गाइस, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने हज़ार टन करते हैं, मतलब ये याद रखिए कि फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश करता है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र करता है, थर्ड नंबर पर आपका सबसे ज़्यादा कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है, फिर गुजरात करता है और पंजाब करते हैं, मतलब टॉप पे तो हम ही हैं, उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, अब इसमें लिखा है 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार, अब देखिए के आधार पर क्या होता है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाला, मतलब कि इसने कहा कि अभी तो पूरा अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे ज़्यादा उर्वरक कौन, उत्तर प्रदेश क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। लेकिन हम बात करें, हम कहें कि 1 हेक्टेयर खेत में सबसे ज़्यादा उर्वरक कौन यूज़ करता है, मतलब ये नहीं है कि ये भी 1 किलोग्राम कर रहा है तो वो भी 1 किलोग्राम कर रहा है तो तीसरा भी 1 किलोग्राम कर रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये 5 कर रहा है, ये 4 ही कर रहा हो अपने खेत में यूज़। ठीक है, तो अगर हम वैसे में देखें कि किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है तेलंगाना सबसे ज़्यादा यूज़ करता है अपने प्रति हेक्टेयर जो खेत है उसमें कितना कर रहा है, देखो प्रति हेक्टेयर में कितना कर रहा है 264 किलोग्राम कर रहा है। पंजाब सेकंड नंबर पे आता है जो 213 किलोग्राम कर रहा है प्रति हेक्टेयर में। फिर आपका बिहार आता है जो 212 किलोग्राम कर रहा है। हरियाणा आपका भी, मतलब ऐसे मैं पूरा तो डेटा नहीं पढ़ी, तो फर्स्ट नंबर पे है तेलंगाना, सेकंड नंबर पे पंजाब, थर्ड नंबर पे बिहार, देन हरियाणा और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ये जो प्रति हेक्टेयर में जो है अपना उर्वरक जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। फिर लिखा है संपूर्ण भारत स्तर पर पुडुचेरी में क्या है खपत सर्वाधिक है उर्वरक की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलित उर्वरक का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब हम उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं, लेकिन संतुलित उपयोग करिए, ये नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो गुणवत्ता एक तो बनती है खाद्य की, उत्पादकता को हम बढ़ा सकते हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिए और भूमि उत्पादकता को बनाए रखने के लिए, मतलब कि भूमि जो है ना मिट्टी खराब होने से बची रहे, मतलब अनउर्वर ना हो जाए। ठीक है, अब लिखा है कि भारत में बीज ग्राम संकल्पना, मतलब बीज ग्राम संकल्पना का मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना है। मतलब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है गाइस, ये कोई भी बना सकता है, जैसे आप कोई 20 लोग हैं, 20 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो ये जो है आपका ये संकल्पना, मतलब ये क्या है आपका बीजग्राम संकल्पना है और इसका उद्देश्य क्या है, जैसे इस तरह के कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं जिनके विचार सेम है, उनको हम क्या करेंगे, प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सकें। ठीक है, और जिससे स्वयं की और साथी किसानों को बीज की ज़रूरतों को उचित समय और सस्ती कीमतों पर पूरा किया जा सके। मतलब उचित समय पे, मतलब जब टाइम हो आपका बुआई करनी है तो आप क्या करें, आपको बीज मिल जाए। दूसरा, और कीमतें भी सस्ती हो, सस्ती कीमत पे ही आपको बीज मिल जाए। ठीक है, अब लिखा है एगमार्क क्या होता है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ठीक है गाइस, जो कृषि उत्पाद यानी कि ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और
सांख्यिकीकरण को प्रोत्साहित करती है। तो वर्ष 1938 के बाद से ये योजना अब तक लागू है। ठीक है, अब कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं। अब देखिए क्या क्या है, यहाँ एक है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा सतत मिट्टी की जो उर्वरता सुधारने। मतलब गाइस इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, एक थोड़ी सी मिट्टी ले जाते हैं लैब में जाके, उसको उसकी जांच होती है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें सारे देखे जाते हैं जो भी आपके पास क्या पोटेशियम की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की, ये वो जितने भी होते हैं सब, इन सब की मात्रा देखते हैं। उसके बाद एक कार्ड पे ये सारी चीज़ें लिख के दे देते हैं, वो एक स्वास्थ्य कार्ड होता है। तो गाइस ये आप रखिए अपने पास, और क्या है, इससे आपको आपकी मिट्टी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, मिलेगी। मतलब दूसरा आपका ये लगा प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से क्या होता है, पानी की बढ़ी हुई क्षमता और सिंचाई के लिए जो है उपयोग में सुधार करना है। तो दूसरा हो गया प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। तीसरा इसमें लिखा है परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसान की आय में वृद्धि। ठीक है, जैविक खेती को समर्थन। तो गाइस जैविक खेती जैसे कि हम लोग पहले करते थे, मतलब हम जो आपकी केमिकल खाद होती थी उसका यूज़ नहीं करते थे। हम क्या यूज़ करते थे, गोबर की खाद, इन सारे के जो कंपोजिट खाद होती थी ना गाइस, हम उसका यूज़ करते थे। मतलब नेचुरल सब्जी उगाते थे हम केमिकल के यूज़ किए बगैर। फिर इसमें लिखा है कि किसानों की आय में वृद्धि हेतु क्या है, एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार। एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का मतलब क्या हो गया गाइस, सारे बाजार जितने भी कृषि बाजार है सबको क्या कर दिया गया, एक ही प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया। अब नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला बंदा यहाँ जाएगा तो हिसाब किताब कुछ और मिलेगा, यहाँ वाला बंदा यहाँ जाएगा तो उसको यहाँ का हिसाब किताब कुछ और मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कर दी गई हैं, एक ही कर दी गई, हर बंदे को पूरे भारत में एक जैसा ही हिसाब किताब मिले इसके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो KCC पूरे देश में संचालित हो रही है और इसका जो क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। तो ये सब गाइस आपने पढ़े होंगे जब जब ये योजनाएं आई होंगी। फिर लिखा है हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा। हरी खाद वाली फसल मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब भी आप कोई फसल उगाते हैं तो जमीन से जो है नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, फास्फोरस की, इन सबकी कमी होने लगती है धीरे धीरे। मतलब जो जमीन है अनउपजाऊ होने लगती है धीरे धीरे। तो हम क्या, कोई ऐसी भी फसल है जिसको हम उगा दें और यहाँ पे जो है नाइट्रोजन की अगर कमी हो रही है तो वो वापस से पूरी हो जाए। तो हाँ दोस्तों, ऐसी फसलें होती हैं। जैसे जो हमारे पे होते हैं दलहनी फसलें होती हैं ना, तो वो क्या करती हैं, पर्यावरण से यानी कि जो ऊपर वायुमंडल से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेती है, उनका नाइट्रोजनीकरण करती है और मिट्टी में वो नाइट्रोजन को क्या है, उसकी मात्रा को बढ़ा देती है मिट्टी में। ठीक है, तो वो कौन सी फसलें हैं ऐसी, तो गाइस वो फसलें देखिए यहाँ पे जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं वो ये काम करती हैं। तो इसमें लिखा है कि जो हरित खाद, तो इसलिए हम ये खाद का ही काम करिए, जो नाइट्रोजन आपकी मिट्टी को दे रही है तो वो ऑब्वियसली खाद हो गई। तो ये हरित खाद क्यों है, क्योंकि पौधों से ही आपको खाद मिल जा रही है, फसलों से ही आपको खाद मिल जा रही है। तो ये हो गया आपका हरित खाद। तो हरित खाद वाली फसलों में से क्या है, नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा किसमें मिलेगी आपको, बोडो यानी कि लोबिया आप खाते होंगे। ठीक है, इसमें लिखा है 0.49% पाई जाती है। फिर हरित खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं। ठीक है, मतलब हरित खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्व, देखो ये बता रहे हरित खाद क्या होती है, तो ये वो फसल होती है जिसकी सहायता से क्या है, भूमि में पोषक तत्व को बढ़ाने और उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। मतलब क्या, पोषक तत्वों को बढ़ाने में इसका यूज़ होता है, जैविक पदार्थों की पूर्ति करने में इसका यूज़ होता है। अब देखिए गाइस इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ढेंचा में 0.42%, सनई में, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सनई में 0.43% और ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इन फसलों में इतनी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, किंतु अब इसमें लिखा है सनई की बुआई से खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन कितनी नाइट्रोजन, तो गई सनई की खेती से कितनी, मिट्टी में 86 से लेकर 129 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है इतनी नाइट्रोजन। उसके बाद हम बात करते हैं ढेंचा से कितनी होती है, ये रही आपकी 84 से लेकर 105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ग्वार से आपकी ये लिखी है, लोबिया से आपकी इतनी लिखी है। नाइट्रोजन जो है खेत को प्राप्त होती है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो खेत को आपको प्राप्त होती है वो गाइस किससे होती है, सनई से हो रही है। ठीक है, कितनी 0.43% हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना लिखा है, सनई से आपका 86 से लेकर 129 ग्राम, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे किससे हो रही है, सनई से हो रही है। ठीक है,
अब गाइस यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो इसमें लिखा है भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। तो गाइस अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एम एस रंधावा, जिनका पूरा नाम क्या था, महेंद्र सिंह रंधावा था, और ये हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है कितने, हमने कहा था 20 हैं, और 60 जो है उप क्षेत्र आते हैं। तो इसमें डी आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत में 20 कृषि जो है पारिस्थितिकी क्षेत्र और 60 किसी पारिस्थितिकी उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है, और इसका वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, वहाँ की मिट्टी की, वहाँ की जलवायु प्रकार के, वहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है आर, आर का मतलब हो गया, ये क्वेश्चन हो गया रिपीट, यानी कि हम नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आप। तो इसमें लिखा है पी सेन गुप्ता और जी सदास्युक्त 1968 में भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया। तो गाइस यहाँ पे लिखा है आपका 63। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ये है यूपीपीसीएस मीन्स 2017 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना यानी कि सेंसस, भारत सरकार ने 1968 में क्या है डॉक्टर मिस पी मतलब पी सेन गुप्ता और आपके हैं गलीना सदास्यु के अध्ययन पर आधारित एक प्रबंध प्रकाशित किया, जिसमें भारत को 4 दीर्घ यानी कि मैक्रो और 11 बड़े यानी कि मेगा और 60 लघु यानी कि माइक्रो क्षेत्रों में आवंटित किया गया है, बांटा गया है, सॉरी। अब लिखा है भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। ओके, फिर लिखा है इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है भारत के शुष्क क्षेत्र में जो है सिंचाई आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई जा सकती है। ठीक है, एक चीज़ यानी कि जो शुष्क से सपोज कि राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो गाइज वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हरित क्रांति लाई जा सकती है, बस वहाँ पे आप ना सिंचाई की सुविधाएं दे दीजिए, यानी कि पानी पहुँचा दीजिए वहाँ तक। जैसे कि आप इंदिरा गांधी नहर को जानते ही होंगे, तो राजस्थान में अच्छा खासा पानी उससे पहुँचता है। अब लिखा है दूसरा, आगे लिखा है कि कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल है, परंतु वे निर्वाहक प्रकृति की है। निर्वाहक प्रकृति क्या होता है गाइस, इसका मतलब ये है कि कृषि को हम बस इतना ही यूज़ करते हैं कि हम खेती करें और जो भी फसल उगे उसको हम खा लें, मतलब अपना ही उपभोग कर लें, मतलब ऐसा ना हो रहा है कि हम उसका निर्यात करें या फिर हम उसको बेचें। ठीक है, निर्वाहक प्रकृति की। चलिए, तो इसमें लिखा है आर ए दोनों सही है, मतलब परंतु जो कारण है वो कथन को सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, बी आंसर था इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है भारत की खाद्य एवं पोषक सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने में भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो किंतु उनके अपेक्षाकृत बड़े और विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाधाएं और बाधाएं आती हैं। इसमें लिखा है कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति देखिएगा इसे, ये IAS 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस इसमें हम देखते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें पहला जो ऑप्शन लिखा है वो लिखा है कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति जो है निजी राष्ट्रीय बीज निजी नीति नहीं बनी है। तो गाइस ये हो गया आपका, देखिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि केवल 3 सही है, यानी कि आपका गलत है, पहला वाला गलत क्यों है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि चूंकि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 अस्तित्व में है, तो ये कह रहा है कि कोई भी नहीं है। अब सेकंड वाला इसने कहा है कि निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों को रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं। तो इसने कहा क्या निजी कंपनियों की कोई सहभागिता नहीं है, गई गलत है, निजी कंपनियों की भी सहभागिता है। चलिए आइए एक बार हम देखते हैं क्या लिखा है आगे। तो यहाँ लिखा है कि ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां सामान्यतः निम्न परिणाम और उच्च मूल्य वाले बीजों के उत्पादन में ही संलग्न है। ठीक है, तो जिससे क्या है लाभ जो है कुछ ही कृषकों को मिल जाता है, ये कह सकते हैं जो अमीर कृषक होते हैं ना उनको, या बड़े किसान होते हैं उनको मिल पाता है। फिर थर्ड लिखा है आपका निम्न मूल्य और उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बीच जो है मांग और जो आपूर्ति है ना गाइस, यानी कि जो आपकी डिमांड है और जो आपकी सप्लाई हो रही है ये अंतराल है, और हाँ है, बिल्कुल है। तो गाइस इसमें जो है तीसरा सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष करी गई थी, तो हमने पढ़ा था 1960 में करी थी, गोविंद बल्लभ मतलब जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो कि पंतनगर में है, उत्तराखंड में है गाइस। तो ये बिल्कुल ही सेम है, हम जो अभी नोट्स में पढ़ के आए गाइस, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका पहले नाम क्या था, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, और उसके बाद इसका नाम पड़ गया जीबी पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहाँ, उत्तराखंड में है, पंतनगर में है। फिर गाइस ये देखिए यहाँ पे आर लिखा है, आर मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी आर लिखा है, आर मतलब हो गया रिपीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर यहाँ लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो गाइस हमने देखा था 14% होता है, ये आपका सबसे बेस्ट होता है, तो ये होना चाहिए 14%। तो ये हम अभी पढ़ के आए हैं 14% सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए कितनी, ठीक है। फिर लिखा है भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गाइस देखिए क्या नए तो एक चीज़ और देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि ओके, तो यहाँ लिखा है वर्ष 2009-10 के आंकड़ों के आधार पर भारत में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है 45.82%, ठीक है। और वन आपका है 22.9, देखिए 2010 का क्वेश्चन है, 22.92% है, और अन्य का है इसमें 31.26%। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 2014-15 में आ जाते हैं। तो गाइस ये सारे आंकड़े बदल जाते हैं। देखिए शुद्ध बुआई क्षेत्र आपका अब नए आंकड़ों के अनुसार तो है 46.02%, पहले कितना था 45.82%, अभी कितना है 46.0। अब वन की बात करें तो यहाँ 22.92% था पहले, और जो अब दे रखा है 23.32% लिखा है। और अन्य की बात करें तो यहाँ 31.26% लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कम हो गया गाइस, ये 30.66% है। देखिए कम क्यों हो जाएगा, कम होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि गाइस जहाँ ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कमी आएगी, ठीक है। वन हमारे पास इससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो आपकी कहीं और तो कमी आएगी। तो अन्य में गाइस कहाँ होता है, जहाँ पे जैसे आप पेड़ लगा देते हैं, सड़कों के किनारे आपने पेड़ लगा दिए, घरों के आसपास आपने पेड़ लगा दिया, खेतों के मेड़ पे आपने पेड़ लगा दिए, तो वो वाला जो है अन्य में आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप नहीं पेड़ या फिर हमने जो भूमि यूज़ कर ली अन्य में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तो बुआई क्षेत्र कर दिया, यहाँ पे आपने वन लगा दिया, यहाँ पे आपने मकान बना दिया, सॉरी ये था, यहाँ पे मकान बना दिए, सड़कें बना दी, आपने भूमि का इस तरह से यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब जो है कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होता है गाइस, युग्म पैदावार मतलब कि एक ही फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है और कुछ नहीं लिखा है। एक फसल वर्ष के अंतर्गत या एक ही भूमि पर आपके पास एक ही खेत है, वहाँ पे आपने 2 या 2 से अधिक फसल उगाए। उदाहरण स्वरूप क्या है इसके अंतर्गत, क्या चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले आपने बसंत, जौ, शीतकालीन गेहूं और आलू की फसल लगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल के उत्पादन की अनुमति देता है, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है आंसर है ए में क्या लिखा है, विभिन्न मौसम पर 2 फसल, ठीक है। कि जैसे हम एक समय होता है जब बारिश का समय होता है तो आप चावल लगा देते हैं, फिर जब आप मतलब धान लगा देते हैं, जब आप धान काटते हैं तो आप उसके बाद गेहूं लगा देते हैं, तो ये 2 फसलें हो गई गाइस। चलिए आगे बढ़ाते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती होती है, मतलब हमने कहा मिश्रित खेती आए तो प्लस में लिख देना पशु पालन। तो यहाँ पे लिखा है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है नया। यहाँ पे देखिए गाइस क्या लिखा है, बी लिखा है, बी का मतलब क्या, नहीं बी नहीं लिखा है गाइस, ये 13 लिखा है। तो यानी कि ये सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर फसल क्या होती है गाइस, चलिए पहले तो हम ये देख लें फसल होती क्या समानांतर। इसने लिखा है कि जो समानांतर फसल के अंतर्गत 2 भिन्न विकास प्रवृत्तियों वाली फसलें शामिल होती हैं, इसके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है, और दोनों फसलों द्वारा क्या है उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। और प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में बी आपका सही है, गेहूं और सरसों समानांतर मतलब आपने क्या करा, एक ही टाइम में क्या है गेहूं उगा दिया, ठीक है, और आपने क्या करा सरसों उगा दी, ठीक है। तो आपने गेहूं भी उगा दिया, सरसों भी उगा दी, समानांतर फसल आपने 2 देख ली, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये व्याख्या में क्या कह रहा है भैया, ये 2 ऐसी फसलें हैं जिनके बीच में प्रतियोगिता कुछ नहीं होती है। मतलब भैया तुम अपने उगो और अपना उत्पादन बढ़ाओ, तो और तुम दूसरा कह रहा है कि तुम अपना उगो तुम अपना उत्पादन बढ़ाओ, दोनों में कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं होती है, दोनों की उत्पादकता भी उच्च होती है। तो आपका फिलहाल जो है ये उत्तराखंड PCS का ये क्वेश्चन है, तो इस तरह से तो सिर्फ आप ये एक रटने वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसके बारे में और जानकारी नहीं दी है कि और कौन कौन सी होती हैं जो समानांतर फसलें होती हैं। लिखा है निम्न राज्यों में डैश को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। तो गाइस हम जानते हैं कि सिक्किम में सिर्फ 10% भाग ऐसा है जहाँ पे कृषि होती है, बाकी तो वनाच्छादित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है। तो इसमें लिखा है निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो प्रकृति पर अधिक निर्भरता है, बिल्कुल सही है, प्रकृति पर हमारी अधिक निर्भरता है। बारिश आएगी तभी सिंचाई होगी, ठीक है। हालांकि अब नलकूप और ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी अधिकतर भारत में जो है बारिश पर ही इंतजार करते रहते। फिर लिखा है उत्पादकता का निम्न स्तर है, बिल्कुल कह सकते हैं आप गाइस, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। चलिए दूसरा इसने कहा कि
फसलों में की विविधता है, बिल्कुल है, हमारे पास बहुत सारी फसलें हैं। और बड़े खेतों की प्रधानता, तो गाइस ये गलत है। हमारे यहाँ के किसान क्या है, अधिकतर छोटे छोटे हैं, तो उनके खेत भी छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है। बड़े खेत आपको कहीं कहीं मिलेंगे, जैसे आपको पंजाब में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे किसान बड़े हैं, ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन नहीं है। तो इसमें लिखा है भारतीय जो कृषि है प्रकृति पर निर्भर करती है, फसलों की विविधता भी है, और परंतु अधिकांश फसलों की उत्पादकता का स्तर जो है निम्न है। उत्पादकता भी हमारी कोई बहुत खास नहीं है, ठीक है। तो हालांकि ज़मीन हमारे पास बहुत है उगाने के लिए, लेकिन उत्पादकता हमारी कुछ खास नहीं। तो यहाँ पर क्या है, सीमांत भूजोतों की जो बड़ी खेतों की तुलना में क्या है, अधिकता है, ठीक है। मतलब छोटे खेत है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है और बहुत छोटे छोटे भी नहीं कह सकते हम, लेकिन ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक नहीं है, कमी है वैसे। तो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, देखिए क्या कारण है, इसमें लिखा है उपरोक्त सभी, यानी कि देखिए इसमें लिखा है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगना। मतलब कि यार 1 एकड़ भूमि है और उस पर क्या है, एक आदमी लगा है, काफ़ी है। लेकिन अब क्या होता है, परिवार में 5 लोग हैं, पाँचों के पाँचों लग गए, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा लग गए, फालतू लग गए। मतलब ये हो सकता था कि यार एक आदमी इस खेत में लग जाएगा और 4 आप कोई और काम कर लो, तो आपकी क्या है, आय भी बढ़ेगी। लेकिन नहीं, अब 5 के 5 क्या है, 1 ही एकड़ में लग गए, जो मतलब 4 तो वेस्ट हैं बिल्कुल, लेकिन लगे हुए हैं। दूसरा इसने लिखा है जोत का छोटा कार, बिल्कुल सही बात है। देखिए गाइस, एक परिवार था जिसके पास 5 एकड़ भूमि थी, उसके 2 बेटे हो गए, फिर आपकी क्या हो गई, वो 2.5 एकड़ हो गई, फिर उसके भी दो बेटे हो गए भैया, और उनकी भी क्या हो गई, 1 पॉइंट कुछ एकड़, 1 पॉइंट कुछ एकड़। तो मतलब आगे बढ़ती जाएगी, और वो क्या है, छोटो जो आकार है ना, छोटे होते जाएंगे खेत के। फिर लिखा है उत्पादन की पिछड़ी तकनीक है। मतलब अभी भी हम क्या कर रहे हैं कि अब आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखते होंगे कि चावल को बोने के लिए भी आपके पास मशीन है, चावल को निकालने के लिए भी मशीन है, गेहूं बोने के लिए भी मशीन है, गेहूं निकालने, हालांकि अब ये आ चुका है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि गन्ने को बोने के लिए भी मशीन है, गन्ने को काटने के लिए भी मशीन। बट हम अभी भी पुराना ही हिसाब किताब चला रहा है। अभी भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे चावल अभी हाथ ही से कट रहे हैं, धान अभी हाथ ही से काट रहे हैं, और उसे काट ही रहे हैं 10 दिन तक। तो यहाँ लिखा है भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का 49% क्या है, कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है। तो गाइस मतलब आप कह लीजिए 100 लोगों में से 49 लोग क्या है, कृषि से ही प्राप्त कर रहे हैं रोजगार। हालांकि कृषि में इतना रोजगार है नहीं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं 10 लोगों में काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ 49 लोग लगे हुए हैं। मतलब ये 10 लोगों को अगर 100 रुपये मिल सकते थे, तो अब क्या हो गया, 49 लोग लग चुके हैं, तो ये इन्हें 100 रुपये की जगह कितने 20 ही रुपये मिल रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब इसमें लिखा है 2018-19 में जो है देश का जीवीए का हिस्सा देखे तो गाइस कितना कम है। देखिए अगर 49 लोग लग रहे, तो एटलीस्ट हिस्सा भी 49 के आसपास रहे जीवीए का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जीवीए का हिस्सा बहुत कम है, यानी कि रोजगार, मतलब जो जीवीए का हिस्सा है बाकी और सेक्टर से इससे ज़्यादा है, कृषि से ज़्यादा आपका टर्सी सेक्टर में मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं 10, जीवीए का हिस्सा आ रहा है 30%, ऐसा कुछ है। तो टर्सी सेक्टर में जैसे आपकी सॉफ्टवेयर में, आईटी सेक्टर में लोग जो काम करते हैं वो हो गए, ठीक है, मतलब इसी तरह से। तो इसमें लिखा है मतलब सर्विस सेक्टर। अब लिखा है इससे स्पष्ट है कि कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, फिर अधिकारिकता के आधार पर निरंतर विभाजन से कृषि देखिए कृषि जोतों का कार क्या है, लगातार छोटा हो जा रहा है। अधिकारिकता मतलब क्या, उत्तराधिकार के, मतलब कि एक आदमी है, उसके 2 बेटे हो गए और छोटा, फिर उनके भी आगे बढ़ के 2 बेटे हो गए तो और छोटा हो गया आकार, यही सब है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक का हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। फिर लिखा है पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल सही है गाइस, एक चीज़ तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल ये सही लिखा है। और इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है, ठीक है, ओके चलिए। तो गाइस इसमें लिखा है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करते, बिल्कुल सही है। इसमें हमने हरित क्रांति तो यूज़ करा, लेकिन हम उसके बाद ये नहीं जा रहे कि यार पर्यावरण पे इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, अच्छा या बुरा, ये हम नहीं देख रहे हैं। और सामाजिक भी हम नहीं देख रहे हैं क्या इसका इस पर कुछ अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ा है या नहीं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने नहीं देखी हैं, मतलब हालांकि ये चीज़ सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें लिखा है हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय क्या है, व्यापारिक और बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। मतलब पहले क्या होता था कि भैया 1 एकड़ खेत है मेरे पास, मैंने उगाया और वही चावल मैंने पूरे 1 साल में खा लिया, ठीक है। लेकिन अब क्या है, मेरे पास 10 एकड़ खेत है, 1 एकड़ का चावल मैंने खा लिया और बाकी के 9 एकड़ बेच दिया, ठीक है। अब 9 एकड़ में जो भी चावल हो उसको मैंने बेच दिया। अब लिखा है भारतीय खेती के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब अब पहले मेरा भैया 1 एकड़ पे क्या हो रहा था, 10 किलो चावल हो रहा था, आज मेरा उसी 1 एकड़ पे 20 किलो चावल हो रहा है, यानी कि 10 किलो तो मैं खा लूँगी और 10 किलो क्या करूँगी, बेच दूँगी। तो ये मेरा किस वजह से हो गया, तो ये मुझे हुआ फ़ायदा हरित क्रांति की वजह से हो गया, ठीक है। मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आई होंगी कि मुझे फ़ायदा होने लगा, यार मैं 1 एकड़ पे पहले 10 किलो उगा रही थी, अब मैं 1 एकड़ पे ही 20 किलो उगा रही हूँ, ठीक है। अब इसमें लिखा है परंतु
हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा है उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब क्या होगा, इस क्या क्षति होती है, जैसे कि हरित क्रांति ना पूरे देश में तो नहीं आई थी, ठीक है, मान लेते हैं पंजाब में आई थी, तो पंजाब के किसान ना हरित क्रांति की वजह से हो गए अमीर। लेकिन हम क्या देखते हैं कि बिहार में तो यार आई नहीं, तो बिहार के किसान रह गए आपके गरीब। यानी कि इनके बीच में जो है ना आय का भी अंतर काफ़ी हो गया, ठीक है, उनके सामाजिक रहन सहन का ये तारीख, तो ये हो गई आपकी सामाजिक क्षति यहाँ पे हो गई कि एक बंदा तो अमीर हो गया, एक बंदा गरीब ही रह गया, ठीक है। करो तो सबको अमीर करो, नहीं तो सभी को गरीब रहने दो, ठीक है। तो मतलब ये हरित क्रांति आई भी तो खास कुछ फायदा हुआ नहीं। दूसरा इसमें क्या होता है कि ये पर्यावरणीय क्षति भी इसको हुई है। कैसे, अब इसमें क्या हुआ कि जब हरित क्रांति आई तो पंजाब में मान लीजिए आई, ठीक है, और क्या बिहार में नहीं आई, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे, यानी कि उर्वरक यूज़ होने लगे, तो मिट्टी क्या होने लगी, धीरे धीरे खराब होने लगी, या और भी बहुत सारी क्षति होने लगी। गाइस हम हरित क्रांति पढ़ेंगे तो वहाँ हम समझेंगे। अभी फिलहाल एक ही पॉइंट समझिए कि मिट्टी क्या है, धीरे धीरे अनुर्वर होने लगी, ठीक है, यानी कि वहाँ पे सिंचाई के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने लगी, तो जो पानी है उसकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो गई, तो पर्यावरणीय क्षति यहाँ पे होने लगी थी, ठीक है। और दोनों अलग अलग तथ्य हैं अतः, ठीक है, जो अब आप इसका आंसर समझ गए होंगे। तो अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। मतलब इसने कहा कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से उत्पादन कम नहीं हो रहा है, तो इसमें लिखा है सी यानी सहकारिता कृषि। तो ये एक ऐसी कृषि है जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ना चाहिए। जनसंख्या का दबाव जो है कृषि की उत्पादकता को कम कर रहा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है गाइस देखिए, आप काम भी कर रहे हैं लेकिन आप बेरोजगार भी। इसका मतलब मैंने वही बोला था कि 1 एकड़ खेत है, उस पर एक आदमी से काम चल जा रहा है, लेकिन उसमें 4 जने और लगे हैं, तो ये 4 जनों के पास काम तो है लेकिन ये बेरोजगार ही माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फालतू में लगे हुए हैं, तो ये इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये भी सही है। और भूजोत का छोटा कर, तो ये हम पढ़ ही चुके हैं। तो गाइस इसमें कुछ ऐसा है, इसमें लिखा है सहकारी कृषि कृषि के विकास का एक साधन है। मतलब यहाँ पे कृषि का विकास हो रहा है इससे। इसके तहत छोटे छोटे किसान जो है संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते हैं। मतलब इसमें क्या है, मान लो 10 किसान है, 10 किसान के पास जमीन बहुत छोटी छोटी है, मतलब बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, ठीक है, मतलब जमीन का बहुत छोटे छोटे। अब ये क्या करेंगे, एक साथ मिलेंगे और एक बड़ी सी जमीन बना देंगे और ये एक साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाता है क्या, सहकारी कृषि। अब लिखा है भारत में संकाय यानी कि चालू खेतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, कहाँ है, राजस्थान में। तो लिखा है प्रश्न ओके, तो यहाँ देखिए प्रश्नकाल में, ये 2010 का क्वेश्चन, तो प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में से भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा जो है औसत आकार कहाँ है, राजस्थान में था। ये क्वेश्चन है यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का है। तो वर्तमान स्थित कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार क्या देश में कुल 157.14 जो है मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र यानी कि ऑपरेटेड एरिया में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का है, जिसके पश्चात महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। जबकि देश के क्रियाशील जोतों में सर्वाधिक जोत की संख्या कहाँ, उत्तर प्रदेश में, देन बिहार में है। और वर्तमान औसत आकार प्रति जोत के संदर्भ में नागालैंड शीर्ष पर है। चलिएगा, इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो पैनिक मत करिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा भारत में कृषि को समझा जाता है, क्या समझा जाता है भाई, जीविकोपार्जन का साधन। मतलब आपके 1 एकड़ खेत है, आपने 10 किलो उगाया, 10 किलो खा लिया, मतलब बेचा कुछ नहीं, अपनी जीवन का यापन करने के लिए आपने उसको उगाया था, ठीक है। फिर इसमें लिखा है भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही है, इस पहला सही है। तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% जो है क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। मतलब यहाँ पे वर्षा के द्वारा ही खेती हो रही है दालों की, ठीक है, तो ये वाला आपका सही है। लेकिन पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर खेती किए जाने वाले कुल क्षेत्र में दालों का जो भाग है वो 2 गुना हो गया, ठीक है। तो इसने क्या क्वेश्चन पूछा था, कौन सा सही है, तो यहाँ पे इसने कहा 2 गुना हो गया, ठीक है, यानी कि दालों का जो क्षेत्र था ना, तो क्षेत्र में दालों का जो भाग है वो हो गया 2 गुना, एक इतने ये का, तो ये गलत है गाइस, अभी हम देखेंगे व्याख्या। विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की खेती का लगभग 15% भारत में होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। और इसमें लिखा भारत में होने वाली खेती के कुल क्षेत्र में से लगभग 34% चावल में 34% क्षेत्र में जो है चावल की खेती होती है, तो वैसे इसने कहा ये भी गलत है। चलिए आइए देखते हैं। तो पहले इसने लिखा है प्रश्नकाल के दौरान भारत में दालों की खेती के अंतर्गत केवल जो है 12.7% भाग को ही सिंचाई सुविधा का लाभ मिल रहा था, और शेष जो आपका है आपका 83.9% भाग जो है वर्षा द्वारा पोषित था, ठीक है। चलिए पहला सही हो गया, ठीक है। अब लिखा है पिछले 2 दशकों में दाल की जो खेती को देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि इसका मतलब उस समय दाल की खेती के अंतर्गत जहाँ
246.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था। वहीं 2004-5 की अगर हम बात करें तो घटकर कितना हो गया आपका 227.6 लाख हेक्टेयर रह गया। तो अतः ये कथन हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा था 2 गुना हो गया, 2 गुना क्या हो गया, यहाँ पे तो कम हो गया। फिर आगे बढ़े, लिखा है विश्व के कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की कृषि का लगभग 29% जो है भारत में होता है। ठीक है, तो वर्तमान में तो ये सी वाला गलत हो गया आपका, क्योंकि उसमें 15% लिखा था, यहाँ पे लिखा है 29। तो वर्तमान में विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चावल की कृषि का लगभग 32.7% जो होता है भारत में होता है। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। चलिए, भारत में खेती के कुल क्षेत्र में लगभग 23.7% जो होता है भाग चावल की कृषि की जा रही है, ना कि 34%। तो कितनी हो रही है 23। तो ये भी गलत हो गया गाइस। चलिए, अब इसमें लिखा है कि वर्तमान में भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में लगभग 33.7% चावल की कृषि हो रही है। तो ये है लेटेस्ट डेटा। अब लिखा है भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन से, मतलब रासायनिक उर्वरक सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करते हैं। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 2009 का डेटा है गाइस। तो क्या है आपका, अब जो हम नया देखते हैं ना गाइस, नया देखो, पुराना क्यों देख रहे हो। 2017-18 का देखो तो सबसे ज़्यादा है आपका उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश आता है। लेकिन जो अभी क्वेश्चन में है वो आपका उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है, ये गलत है। अब आपका है सबसे फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश, देन आपका आता है महाराष्ट्र, देन आपका आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो गाइस किस में पाई जाती है नाइट्रोजन की मात्रा, बोडो लोबिया में। इस फसल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। बाकी जो हमने ये है पूरा सेम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसने कहा ढेंचा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें लिखा है, देखिए यहाँ पे बोडो यानी कि लोबिया में 0.49% पाई जाती है नाइट्रोजन की मात्रा, सर्वाधिक पाई जाती है। और हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं। हमने ये सब पढ़ लिया है दोस्तों, इसमें कुछ नया नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, नई सुधारी गई ऊपर की हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। तो इसमें लिखा है लोबिया। तो गाइस लोबिया अभी हमने पढ़ा। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है, अगर संतुलित नहीं होगा तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। फिर लिखा है खाद की गुणवत्ता, मतलब संतुलित नहीं होगा तो एक टाइम उत्पादन बढ़ेगा फिर कम होने लगेगा। फिर लिखा है खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए बिल्कुल सही है, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए। तो गाइस ये हमने पढ़ लिया। अब लिखा है दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पे है, मतलब दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादकता तमिलनाडु तट में। उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु के तटवर्ती भाग, गुजरात के सूरत क्षेत्र और महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा क्षेत्र में है। फिर आपका लिखा है पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है, कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश में। देखिए इसमें लिखा है कि 2000 पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न क्या है आपका भारतीय राज्य। 2011 तक की स्थिति के अनुसार प्रश्नगत राज्यों का विश्व पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन यानी कि BCM में इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा आपका देखिएगा इसमें आंध्र प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश लिखा है, अभी यहाँ पे लिखा है आंध्र प्रदेश, ठीक है, नहीं सॉरी, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है आपका कितना है 77 है। उसके बाद है सिर्फ ये इन्हीं विकल्पों के हैं गाइस, इसको यहाँ मत देखिए क्योंकि ये तो रटने वाली बात हो जाएगी। सबसे ज़्यादा बस ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। अब लिखा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। तो गाइस कौन है ठेकेदारी यानी कि क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो वो हो गया पंजाब। फिर लिखा है हरित खेती में क्या है सन्निहित है। इसमें लिखा है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो गाइस यहाँ लिखा है देखिए हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सन्निहित है, ठीक है। मतलब अब आगे लिखा है जो हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि है, ठीक है। और हाल के दिनों में क्या होता है शब्द हरित खेती विशेष रूप से चीन द्वारा उपयोग में लाया गया है। और भारत में हरित खेती के विषय में जो उपयुक्त धारणा का प्रतिपादन किसने करा था, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये थे भारत में हरित खेती के जनक कह सकते हैं भारत में, ठीक है। तो इसमें लिखा है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि कौन सा वाक्य असत्य है, किसके वैश्वीकरण का प्रभाव भारत की कृषि पर। तो इसमें देखिए गलत कौन सा है गाइस, इसमें गलत है आपका ए यानी कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है।
तो इसमें देखिए वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा कि नगद फसलों पर बल दिया गया। मतलब नगद फसलें गाइस क्या होती है, जिसका हम क्या है निर्यात बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। तो वैश्वीकरण जब बढ़ेगा यानी कि तो गाइस ये तो होगा ही, निर्यात आयात तो बढ़ता है वैश्वीकरण से। तो एक चीज़ ये हो गई। फिर आय असमानता में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने देखा वैश्वीकरण में हर कोई जो छोटा किसान है वो गाइस अपना ऐसी कोई फसल उगा नहीं पाता है कि उसका निर्यात कर सके और दूसरे देशों तक भेज सके। तो अमीर किसान या बड़ा किसान होता है वो ये काम कर सकता है। तो उन दोनों की आय में जो है असमानता आएगी। आर्थिक सहायता में कटौती होगी। तो गाइस ये सारी चीज़ें ठीक है। अब इसमें लिखी है भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में की गई, जब हमारा क्या लाया गया था, LPG लाया गया था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन। ठीक है गाइस, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, ये सब चीज़ें कब आई थी, जब एन नरसिम्हा राव की सरकार आई थी 1991 में आई थी। तब भारत को ज़रूरत थी इसकी। और तब हम क्या कहते हैं ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो नाम हम लेते हैं कि भैया उनका नाम कि उन्होंने क्या क्या किया, तो LPG वही लाए थे। मतलब उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच और नकदी फसलों पर अत्यधिक बल दिया गया है। आय असमानता में वृद्धि हुई है, आर्थिक सहायता में कटौती, ये सारी चीज़ें हुई हैं। फिर लिखा है वैश्वीकरण के तहत क्या है, बड़े किसानों को अधिक लाभ हुआ है, छोटे किसानों को उतना लाभ नहीं हुआ है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना के प्रमुख उद्देश्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो गाइस अभी हमने पढ़ा था, इसका क्या हिसाब किताब है, बी है इसका आंसर। चलिए ये बी देखते हैं क्या है। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने, मतलब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना, और क्या है दूसरों को क्या है समुचित समय पर, मतलब ठीक समय पर, और क्या है उचित मतलब पैसों में। ठीक है, मतलब समुचित समय पर और वहन करने योग्य लागत, मतलब पैसा भी ज़्यादा ना हो, में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना है। तो गाइस ये हम पढ़ चुके हैं। तो गाइस इस कहानी को आप इसमें पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ लिखी है, उसमें क्वेश्चन लिखा है। इसमें लिखा है एक मार्क है। एक मार्क है क्या, गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो गाइस ये भी हम एक पढ़ चुके। देखिए एक मार्क के केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना और जो कृषि उत्पादन ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की क्या ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। वर्ष 1938 के बाद से ये योजना अब तक लगातार लागू है। अब लिखा है भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं, संरक्षण कृषि। ठीक है गाइस, इसका आंसर है आपका सी, यानी कि 245। तो गाइस इसका आंसर है 245। देखिए संरक्षण कृषि, एक धान कृषि पद्धतियों का परिहार। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि न्यूनतम जोत को अपनाना, ठीक है बिल्कुल। और इसमें लिखा है बागानी फसलों की खेती का परिहार हो गया। और फिर इसमें लिखा है मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, और क्या है स्थानिक और कालिक फसल अनुक्रमण और फसल आवर्तन को अपनाना। गाइस एक चीज़ ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुतों को नहीं समझ में आया होगा। और ये क्यों नहीं आएगा गाइस समझ में, क्योंकि ये हमारे लेवल का क्वेश्चन नहीं है, IAS प्री का क्वेश्चन है 2018 का, वो भी आसपास का ये भी नहीं है कि कभी 1990s में पूछा गया हो या भी पूछा गया 2018 में, इसलिए ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो गाइस इसमें इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है पैनिक करने की जरूरत, क्योंकि अगर IAS का आप पैटर्न देखते हैं वो कुछ और है, क्वेश्चन का लाने का तरीका कुछ और है, और आपका जो स्टेट PSC का क्वेश्चन है वो कुछ और है गाइस। तो इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, चिल मारिए। ठीक है, चलिए इसको हम रीड कर लेते हैं। अगर कोई IAS का स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको आना पता होना चाहिए। तो लिखा है संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ व टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। ठीक है, और साथ ही प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मृदा, जल, वातावरण, जैव कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। तो लिखा है इसमें कृषि क्रियाओं उदाहरणता क्या शून्यकर्षण और अति न्यूनकर्षण के साथ कृषि रसायनों एवं अकार्बनिक और कार्बनिक स्रोतों का संतुलित और समुचित प्रयोग होता है, ताकि कृषि की विभिन्न जैव क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव ना हो। ठीक है, संरक्षित खेती में न्यूनतम जुताई से फल अवशेषों मृदा की सतह पर बने रहते हैं, और इससे क्या होता है, मृदा क्षरण बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा का ढका रहना अति आवश्यक है। ठीक है, संरक्षित खेती में फसल विविधीकरण और फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है।
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फसल चक्र होना चाहिए कि ऐसा नहीं है पूरे साल आप गेहूँ ही उगाते रहें। सामान्यतः किसान एक ही प्रकार की फसल चक्र कई वर्ष तक अपनाते हैं, इसे भी चेंज करिए। जैसे कि धान गेहूँ फसल प्रणाली, वर्षों से किसान एक ही खेत में लगाए रहते हैं, तो जिससे मिट्टी की उर्वर शक्ति क्या होती है, उस पर सीधा असर पड़ता है। मतलब एक काम करिए, इसकी जगह भी चेंज करते रहिए उसको भी। फिर फसल विविधीकरण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है और फसल संबंधी कीटों और रोग व्याधि को भी कम करता है। तो गाइस यहाँ पे हो गया ये वाला चैप्टर हमारा खत्म। तो गाइस अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो या मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और पसंद आया तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं, मैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और फिर गाइस अगर पसंद आए तो अपने किसी एक दोस्त को भी शेयर कर देगा, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और पसंद आया होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी नहीं तो 2-4 वीडियो देख लीजिएगा, अगर पसंद आ जाए तो कर दीजिएगा। तो गाइस जो मेरा चैनल है उसका नाम है #UPPCS विद चौहान फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो गाइस ये मैंने बाद में ऐड किया है एक्चुअली, तो क्योंकि गाइस ये खाली हम एक स्टेट पीसीएस में तो बहुत सारे स्टेट पीसीएस आ जाते हैं, तो ये खाली यूपी पीसीएस के लिए नहीं हो सकता। गाइस ये नाम मैंने पहली बार रखा था तो मुझे पसंद आया था, लेकिन अभी मुझे जो फील होता है कि ये खाली यूपी पीसीएस के लिए नहीं है चैनल, आपको इससे ज़्यादा जो है मिल सकता है, ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए भी मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो ये चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे अब। तो यहाँ हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि है हरित क्रांति। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आप लोग को चैप्टर्स अच्छे लग रहे हों। अगर आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लग रहा है गाइस तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बताइएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी ईजी लग रहा है, अपने आप से पढ़ने से दूसरा अगर कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता है तो ईजी हो जाता है। चलिए, अगर ऐसा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों अब हाँ, एक और बात है, आप अगर दृष्टि 2021 जो आपकी सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक चल रही है करंट अफेयर की सीरीज़, उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी उसकी वीडियोस डेली आती हैं, तो गाइस उसको भी कर लीजिए। अगर आपका 24 अक्टूबर का एग्ज़ाम है और आप करना चाहते हैं करंट अफेयर्स का पूरा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ज्वाइन क्या कर सकते हैं, वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम हरित क्रांति के साथ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट जो पार्ट है इसका। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।